Okay, hi everyone. Assalamu alaikum. So today we are back with another lecture about the course of Big Data Analytics. So my name is Dr. Hasan. Please make sure to subscribe and share this video to your fellows so that you can actually learn more in the coming lectures. So let's start our today's lecture. So today's lecture is very introductory. आज का lecture बहुत introductory level का है and we will be discussing about what is big data and its taxonomy and its characteristics. So uh, so this is the lecture outline. वो हम ये डिस्कस करेंगे आज and so we will be discussing about what is big data and why it matters and how we can conceptualize it in the form of any framework or what attributes do we have to define it. Then it's a taxonomy, then the sources of data and the processing architectures. So let's start with the definition of big data. So big data क्या होता है? Big data is something which is extremely large and very complex. So what is categorized as large or complex? किस चीज़ को हम large और complex कह सकते हैं जो कि traditional data management tool से हम प्रोसेस नहीं कर सकते. ट्रेडिशनल जो हमारे डाटा मैनेजमेंट टूल हैं वो उनको हैंडल नहीं कर सकते. सो इसमें तीन मेन क्राइटेरियाज हैं: scale, diversity, and speed. Scale. So what is scale? Imagine you have data on your computer, on your device, जो कि जिसकी कोई फाइल साइज होगी, जैसा फॉर एग्जांपल इन MBs के kilobytes, MBs और gigabytes और whatever और terabytes. But इनमें से कोई भी बिग डाटा के डेफिनेशन पे नहीं पूरा उतरेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. सो हम किसको कहते हैं? एक तो जो डाटा पीटा बाइट्स या एक्सा बाइट्स के साइज का हो और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर रहा हो. सो ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि वाई ग्रोथ इज़ इम्पोर्टेंट एंड ऑन सिर्फ लार्ज डाटा सेट या कम्प्लेक्स डाटा सेट होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होना ज़रूरी है. सेकंड एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक इज डाइवर्सिटी. आपके पास किसी एक सोर्स से डाटा ना हो बल्कि वैरायटी ऑफ सोर्सेज से डाटा अवेलेबल हो, जिसमें सेंसर्स, लॉग्स, सोशल मीडिया, फाइल्स एंड ट्रांजैक्शंस वगैरह. स्पीड. आपके पास डाटा इतनी स्पीड से जनरेट हो रहा हो कि इट इज़ ऑलमोस्ट रियल टाइम, जो कि आजकल आप देखें तो सोशल मीडिया पे आके रियल टाइम डाटा ही जो होता है और इसकी बेस पे ही आपको आपके गूगल अकाउंट पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपको रियल टाइम एनालिसिस आपको प्रोवाइड हो रहा होता है. अच्छा, अब ये मैटर क्यों करता है? इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, एक हिस्ट्री है. सो 1990s में ये टर्म कॉइन की गई थी बाय रॉजर. सो उसने ये नोटिस किया कि जो करंट डेटाबेसेस हैं वो अपनी लिमिट्स को छू रहे हैं. सो दे आर टचिंग देयर लिमिट्स. सो ही कॉइंड इट एज द टर्म बिग डाटा, के जो ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस से हम हैंडल नहीं कर सकते. देन मूविंग ऑनवर्ड 2001 में हमारे पास गार्डनर ने 3V's फ्रेमवर्क प्रपोज किया कि ये तीन वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी, ये तीन एट्रीब्यूट्स होंगे तो हम इसे जो ना बिग डाटा को के तौर पे डिस्क्राइब करेंगे, वरना इसको हम ट्रेडिशनल टूल से, ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से, डेटाबेसिस से ही हैंडल कर सकते हैं. और वो लार्ज डाटा सेट तो हो सकता है लेकिन बिग डाटा नहीं हो सकता. देन इन 2004 गूगल ने मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिससे की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो पॉसिबल हुई. और इसकी बेस पे फिर अपाची ने हेडूप, जो कि एक फ्रेमवर्क है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल कंप्यूटिंग का, उसको डेवलप किया. और ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है. आप या मैं कोई भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक. फिर 2012 में तमाम मेन स्ट्रीम जो आपकी डाटा सोर्सेज थे वो क्लाउड बेस्ड चले गए और उसमें आपके जो डाटा साइज है वो पीटा बाइट्स में चला गया. सो अब हमारा दौर आ रहा है 2020 से ऑनवर्ड, ये AI और ML, हर जगह AI आपको शो
सुनने को मिलता है, और दैट इज बिकॉज अब डाटा इतना एक्सपेंड कर गया है कि इसको इट इज इन जीटा बाइट्स और वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से या टूल से एनालाइज नहीं किया जाता। उसमें से अगर डाटा माइनिंग करनी है तो यू नीड एआई एंड एमएल हर हाल में। तो क्लासिकल 3 V's फ्रेमवर्क क्या है कि आप कहते हैं कि एक डाटा में जब वॉल्यूम होता है एंड वेलोसिटी होती है और वैरायटी होती है, तो बेसिकली गार्टनर ने इसको प्रपोज किया था। एंड वॉल्यूम से मुराद ये है कि आपके डाटा का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और उसको स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे कि टेराबाइट्स, पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स वगैरह। सो फेसबुक में अगर बात की जाए तो 100+ पेटाबाइट्स ऑफ फोटोज ही सिर्फ जो रोजाना उसमें जनरेट हो रही हैं। आईओटी डिवाइसेस हैं जो कि 79 जीटा बाइट्स का डाटा जनरेट कर रही हैं हर साल। ठीक है। फिर वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब है कि किस स्पीड पे डाटा जनरेट हो रहा है। जैसे ट्विटर है, 500 मिलियन ट्वीट्स एक दिन में हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि हम आज अगर बात कर रहे हैं तो अगले दिन तक 500 मिलियन ट्वीट्स का और इजाफा हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि आपका डाटा ऑलरेडी कम्प्लेक्स था और इट इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंटली एज वेल। सो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड्स या पाइपलाइंस जो हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं। फिर वैरायटी, आपके पास जो डाटा की सोर्सेज बहुत डाटा टाइप्स और डाटा सोर्सेज बहुत डाइवर्स होती हैं। इसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा डाटा टाइप्स और डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं। अब इस इन तीन को आप मजीद भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इनिशियली वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी को एज अ बेसलाइन लिया गया टू टू डिवाइस द टेक्सोनॉमी ऑफ द बिग डाटा। देन इसमें वेरासिटी आ गई, जिसमें आप कहते हैं कि डाटा आपका कितना एक्यूरेट है या ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नॉइजी डाटा होता है या इनकम्प्लीट डाटा मौजूद होता है सेंसर्स में, सो वो विरासती के जुमरे में आता है। तो फिर वैल्यू के डाटा आपका कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू रियल टाइम इंसाइट्स। सो अगर वो आपको ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू रियल टाइम इंसाइट्स जिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, सो दैट इज द वैल्यू एट इट। देन वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी से मतलब ये है कि आपके पास एक ही डाटा की एक डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, तो दिस काउंट्स टुवर्ड्स द वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत कॉमन है। आपके पास ट्वीट्स में चाइनीज में भी की जा रही हैं, हिंदी में भी की जा रही हैं, अरेबिक में भी की जा रही हैं। सो इन आइदर केस, सो इट काउंट्स टुवर्ड द वेरिएबिलिटी। एक सेम बात आप डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको डिफरेंट कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स की जरूरत होती है। तो ये वेरिएबिलिटी की तरफ काउंट होता है। फिर विजुअलाइजेशन है। आपके डाटा जितना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है जीटा बाइट्स और पीटा बाइट्स में, तो आपको इनको समझने के लिए यू नीड इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। तो आप डैशबोर्ड्स की बात करते हैं, हीट मैप्स की बात करते हैं। डाटा सेट बाय स्ट्रक्चर अगर आगे बात की जाए तो वो कितना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तमाम दुनिया के जो 20% डाटा है वो स्ट्रक्चर डाटा के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है करंटली, जिसमें कि आपके पास प्री डिफाइंड स्कीमा मौजूद है, जैसा कि एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, सीएसवी स्प्रेडशीट्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। 10% डाटा जो सेमी स्ट्रक्चर है। सेमी स्ट्रक्चर से मतलब है कि वो रिजिड स्कीमा नहीं होती एंड फ्लेक्सिबल, जिसमें जेसन फाइल्स, ईमेल्स वगैरह, नॉस्केल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं। कुछ स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं लेकिन इंटायरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। जो मेजोरिटी ऑफ डाटा जो हमारे पास आज की दुनिया में मौजूद है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसमें आपके पास इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये सबसे हार्ड होते हैं टू प्रोसेस बिकॉज इनके पास इनके कोई प्री डिफाइंड मॉडल या स्कीमा नहीं होता। अच्छा, बिग डाटा की जो आर्किटेक्चर है, प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, वो तीन किस्म के प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग इज नोन फॉर हाई थ्रूपुट एंड हाई लेटेंसी। बिकॉज ये बैच प्रोसेसिंग है, यानी आप रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो ना डाटा को उठाते हैं और उसको ईटीएल पाइपलाइन यानी एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म करके उसको जो ना आप डाटा वेयर हाउसेज में लेकर जाते हैं एंड फिर आप इसको प्रोसेस करते हैं। इसमें थ्रूपुट आपकी हाई होती है, यानी आपकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी आती है, लेकिन लेटेंसी भी हाई है। मतलब कि आपके डाटा रिक्वेस्ट करने से लेकर आपके डाटा की प्रोसेसिंग यानी आउटकम तक जो है ना, यू हैव माइट हैव टू वेट। इसमें जो टेक्नोलॉजी स्टैक्स जो यूज हो रहे हैं वो मैप रिड्यूस है, अपाचे स्पार्क है और हाइव है। स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो कि रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, इसमें लेटेंसी लो है
and it is based on the continuous data, and ये almost real time डैशबोर्ड्स लाइव डैशबोर्ड्स पे बहुत पॉपुलर है. इसमें जो टेक्नोलॉजी स्टैक है उसमें कैफका, फ्लिक और स्पार्क स्ट्रीमिंग सर्विसेज मौजूद है. फिर लैम्डा आर्किटेक्चर मौजूद है जिसमें इन दोनों का हाइब्रिड पाया जाता है. मतलब हम हाई थ्रूपुट भी चाहते हैं और लो लेटेंसी भी चाहते हैं, तो उसमें आपको दोनों कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है. तो इसमें हडूप प्लस कैफका या स्पार्क प्लस एच बेस, ये इसके बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी स्टैक से माने जाते हैं. बिग डाटा चूंकि एक बहुत वाइडर टर्म है और इसमें कोई एक एस्पेक्ट नहीं है, इसके लिए आपको बहुत वाइडर स्किल सेट की जरूरत होती है. जैसे एनालिटिक्स एंड एमएल के लिए ये बात की जाए तो टेंसर फ्लो, स्पार्क जो फ्रेमवर्क है उसमें एमलिब है, आर है, पाइथन है. प्रोसेसिंग के बाद वहाँ से बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क्स आर वेरी पॉपुलर, जैसे हेडूप, स्पार्क, फ्लिंक, स्टॉर्म. स्टोरेज की वजह से बात की जाए तो उसमें एच डी एफ एस जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, एच बेस, कैसेंड्रा, मोंगो डीबी जो कि वेक्टर डेटाबेसेस के लिए बहुत पॉपुलर हैं ये. तो दीज आर वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी स्टैक्स. इंजेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास कैपका, फ्लूम, स्कूप, काइनेसिस हैं. और डेटा सोर्सेज में आपके पास आईओटी सेंसर, सोशल मीडिया, लॉग्स और एपीआईज मौजूद हैं. सो ओवरऑल आपको बिग डाटा टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यू नीड टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल स्किल सेट एंड टेक्नोलॉजी स्टैक इन योर हैंड्स. आपको इन सारों में थोड़ी थोड़ी महारत हासिल करनी पड़ेगी, फिर आप अपने आप को डाटा एनालिस्ट कहला सकते हैं. ये आज के जो लेक्चर की वो समरी है. वी हैव डिस्कस द थ्री वीज, इट्स डेफिनेशन, सेवन वीज, टाइप्स, इट्स आर्किटेक्चर एंड इट्स वैल्यू. So this is all for now, and we will go for the next lecture in the coming days. Thank you. Bye, and subscribe and share.